हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है एसएमसी एई का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका पार्ट थर्ड करेंगे और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के बाद इस पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास काफी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में जो हमारे पास मशीन एंड पावर सिस्टम का वेटेज होता है उसकी कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ को आपको इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को जो भी हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, ट्राई टू मेंटेन नोट्स एज पॉसिबल, और इसको जो है अ, बाद में रिवाइज करने की भी हैबिट डालना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर चुके हैं। द वोल्टेज रेगुलेशन इन ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज। एक्चुअली कोई भी ट्रांसफार्मर है, जैसे एग्जांपल के लिए हम एक छोटा सा ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ये ट्रांसफार्मर की कोर है जिसके थ्रू फ्लक्स पास होगा, और यहाँ पर हम जो है प्राइमरी वाइंडिंग बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग को जब एसी सप्लाई दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इस कोर पाथ से जो है वो पास करेगा, तो यही फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ। क्लियर है। अब हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये है कि कभी भी आप सेकेंडरी साइड लोड कनेक्ट करते हो तो दो सिचुएशन हो सकती है। सेकेंडरी साइड में टर्मिनल वोल्टेज होता है, नो लोड की कंडीशन में आ सकता है और लोड की कंडीशन में आ सकता है। अब हम अगर नो लोड की कंडीशन में देखें, मान लीजिए यहाँ पर ये है हमारे पास 100/400 वोल्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ऐसा देखते हैं कि हमारे पास जो ये ट्रांसफार्मर है, इसका सेकेंडरी आउटपुट जो है वो 400 वोल्ट होना चाहिए नो लोड कंडीशन। ठीक है, नो लोड कंडीशन में ऐसा मिल रहा है। लेकिन जैसे ही लोड लगाते हैं, जैसे ही आप क्या कनेक्ट करोगे, लोड कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव ड्रॉप रहेंगे, क्योंकि वाइंडिंग का भी हमारे पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंस रहेगा, उसकी वजह से रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव ड्रॉप आई आर एंड आई एक्स ड्रॉप रहेंगे। उसकी वजह से वोल्टेज में कुछ कमी आती है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें 400 वोल्ट नो लोड कंडीशन में मिलने वाला था। हो सकता है कि 420 वोल्ट मिल जाए, ज़्यादा भी मिल जाए, या एग्जैक्टली 400 वोल्ट मिल जाए, या फिर हमारे पास जो है 390 वोल्ट मिल जाए। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हो सकता है, ज़्यादा भी वोल्टेज मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, बराबर भी मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पावर। पावर फैक्टर का नेचर कैसा है, यूनिटी पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, अब एक बात समझो जरा प्लीज, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज नो लोड की कंडीशन में हो और फुल लोड की कंडीशन में हो, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। और अगर इसको परसेंटेज में शो करें तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इनटू 100 कर देते हैं। तो अल्टीमेटली हम चाहते हैं क्या, नो लोड कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज आए और फुल लोड कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज आए उनमें डिफरेंस रहे, नहीं रहे। हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो है वोल्टेज डाउन आए या राइज हो, हमारे पास लगभग सेम रहना चाहिए। इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन मस्ट बी जीरो। आइडियली कितना होना चाहिए, जीरो, एंड प्रैक्टिकली एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम जानते हैं। या फिर वोल्टेज रेगुलेशन को आप सिंपली ऐसे समझो ना, इट इज नथिंग बट द वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज राइज, है ना। जनरली वोल्टेज ड्रॉप ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो है पावर फैक्टर का नेचर लैगिंग ही रहता है, अभी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली वोल्टेज ड्रॉप ही वोल्टेज रेगुलेशन है। वोल्टेज ड्रॉप चाहते हो क्या आप? नहीं चाहते। वोल्टेज राइज चाहते हैं क्या फालतू का? नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? वोल्टेज ज्यादा आए तो अच्छा है, क्योंकि वोल्टेज राइज होगा तो आगे जो कंसेक्यूटिवली डिवाइसेस कनेक्टेड है उसमें इंसुलेशन लेवल ज्यादा चाहिए होगा, इंसुलेशन डैमेज होता है। इसीलिए जो रेटेड के हिसाब से डिजाइन किया गया है किसी भी मशीन को, उसको उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड करो, ज्यादा मत प्रोवाइड करो, कम चलेगा। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, जब हम डिराइव करते हैं ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में, एक्स आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई। अब हमें ये देखना है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है पॉजिटिव कब हो सकता है, जब पॉजिटिव साइन हो। यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन आ जाए तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। एक्स इज द लेवल ऑफ लोड, है ना, आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस
एक्स पर यूनिट साइन। पॉजिटिव या मैक्सिमम तब हो सकता है जब यहाँ पे बीच में पॉजिटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव में हमारे पास अगर हम देखें, अगर हमारे पास नेगेटिव अगर यहाँ साइन लगा दें आर पर यूनिट कॉस फाइव माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाइव, और यहाँ पर जो पर पहली टर्म है एक्स आर पर यूनिट साइन फाइव कॉस फाइव और एक्स पर यूनिट साइन फाइव, ये दोनों इक्वल हो जाए तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो की कंडीशन क्या है, आर पर यूनिट कॉस फाइव फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक्स पर यूनिट साइन फाइव दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आप इसको साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव का रेशियो लोगे तो ये होगा टेन फाइव, और टेन फाइव इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आर पर यूनिट अपॉन एक्स पर यूनिट, ठीक है। तो इट इज द कंडीशन फॉर द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। उसी तरह से मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन होती है, इसका डेरिवेटिव ले लो इक्वल टू जीरो कर दो। मैक्सिमम के लिए ऐसे ही करते हैं हम ना। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी टेन फाइव इक्वल टू उल्टा आ जाएगा एक्स पर यूनिट अपॉन आर पर यूनिट। तो इट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक। हम चाहते नहीं है जो। तो अब एक बात ध्यान रखना, ये पॉजिटिव प्लस जी एक्सएल कहाँ होता है, पॉजिटिव प्लस जी एक्स कहाँ आता है, इंडक्टिव पार्ट में आता है। कहाँ आता है, इंडक्टिव पार्ट में आता है। और माइनस जी एक्सएल या एक्सी किधर आता है, वो हमारे पास कैपेसिटिव पार्ट में आता है। अगर कैपेसिटिव पार्ट है तो पावर फैक्टर का नेचर कैसा रहेगा, लीडिंग रहेगा, ठीक है। और अगर इंडक्टिव पार्ट है, पॉजिटिव तब आएगा प्लस जे एक्सएल वगैरह, तो हमारे पास पावर फैक्टर का नेचर कैसा रहेगा, लैगिंग रहेगा। तो हमें अल्टीमेटली ये समझ में आ रहा है कि लैगिंग पावर फैक्टर में पॉजिटिव रहेगा वोल्टेज रेगुलेशन, लीडिंग पावर फैक्टर में पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, ऐसे भाई साहब कि अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इक्वल होंगे तो जीरो होगा। फर्स्ट टर्म की वैल्यू सेकंड टर्म से ज्यादा है तो पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू सेकंड टर्म से कम है तो नेगेटिव रहेगा। देयर मे बी पॉसिबिलिटी। अब हम देख देते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर पे कॉस फाई कितना होता है, वन। साइन फाई कितना होता है, जीरो। तो ये टर्म तो जीरो रह गई, पीछे क्या बच गया, आर एक्स आर पर यूनिट। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। यूनिटी पावर फैक्टर में भी वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम एक कर्व बना देते हैं यहाँ पर। अगर हम कर्व बनाए तो कैसा मिलेगा हमारे पास, ये कर्व बनाइए जरा। अगर आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर तो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, यूनिटी पावर फैक्टर है तो भी पॉजिटिव रहेगा, है ना। ये तो हमें समझ में आ गया, 1.8, 0.6, 0.4। तो इस तरह से आपके पास कर्व रहेगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे भी पॉजिटिव, लैगिंग पावर फैक्टर पे भी पॉजिटिव। एक केवल ऐसी कंडीशन है लीडिंग पावर फैक्टर में, लीडिंग पावर फैक्टर में इधर जाओगे तो ये लीडिंग पावर, लीडिंग पावर फैक्टर में आपके पास यूनिटी लीडिंग पावर फैक्टर 0.8, लीडिंग पावर फैक्टर 0.6, लीडिंग पावर फैक्टर 0.4 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो इतने पोर्शन के लिए पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर जब हमारे पास tan phi इक्वल टू आर पर यूनिट अपॉन एक्स पर यूनिट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये जीरो हो जाएगा और फिर नेगेटिव में आगे बढ़ेगा। तो एट द लीडिंग पावर फैक्टर देयर में भी थ्री पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। हालांकि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेगेटिव किस कंडीशन में हो सकता है, ओनली एंड लीडिंग पावर फैक्टर में हो सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, वी विल विद द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A transformer has resistance between primary and secondary, कितना होगा ये हमें बताना, इनफाइनाइट 0.1.5। ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में रेजिस्टेंस जो होता है, आप अगर इस डायग्राम को देखो, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कनेक्टेड है, क्या नहीं कनेक्शन है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बीच में मैग्नेटिक सर्किट है और फिर वापस इलेक्ट्रिकल सर्किट है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट, ओनली द मैग्नेटिकली कपल्ड। इलेक्ट्रिकली कपल्ड तो है नहीं, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं है तो बीच में एयर है, एयर पाथ में रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है नहीं, म्यूचुअली कपल्ड है या मैग्नेटिकली कपल्ड है, दैट्स व्हाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट के बीच में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डू हार्मोनिक्स अकर इन ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, ब्रेकडाउन में, कोर गेटिंग सैचुरेटेड या इंसुलेशन डैमेज हो। हार्मोनिक्स का मेन रीजन क्या है एक्चुअली, जब भी हम ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करते हैं तो ट्रांसफार्मर में एक सबसे जरूरी चीज है, आयरन कोर को यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील को यूज करते हैं ना। तो जो कोर के थ्रू फ्लक्स पास होता है, वो फ्लक्स तो जो है कोर पाथ को फॉलो करेगा, आयरन पाथ को फॉलो करेगा। वो डिपेंड करता है कि वो आयरन पाथ का कैसा मटेरियल यूज किया गया है। ऐसा मटेरियल यूज किया गया है जिसका कर्व जो है प्योरली लीनियर हो, प्योरली लीनियर तो कहीं देखने को मिलता नहीं।
सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में बीएच कर्व जो है नैरो होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में बीएच कर्व वाइड होता है। अगर हम बीएच कर्व बनाएं, यहाँ पर क्या बनाए, बीएच कर्व बनाए, लीनियर तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद इस तरह से हमारे पास बीएच कर्व बनता है। ठीक है, तो आप देखोगे इस पोर्शन तक तो लीनियरिटी है, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या आ गया, नॉन लीनियरिटी आ गया, दैट इज द सैचुरेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। सैचुरेशन कंडीशन में लीनियरिटी में तो क्या होता है, जैसे आप जो है H इक्वल टू एम एम एफ पर यूनिट लेंथ मैग्नेटाइजिंग करंट एन आई एम बाई एल, ठीक है, ये H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग। इफ लीनियर पार्ट में अगर मैग्नेटाइजिंग करंट जा रही है यहाँ पर और B इक्वल टू 5/A फ्लक्स अपॉन एरिया, तो फ्लक्स इधर है मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, तो अगर दोनों के फ्लक्स बीच में, फ्लक्स और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन हो गया, तो अगर फ्लक्स साइनसोइडल होगी तो करंट भी जो है वो साइनसोइडल होगी, और अगर दोनों साइनसोइडल है तो कोई हार्मोनिक्स नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम सैचुरेशन रीजन में एंटर करते हैं तो इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन रह नहीं पाता। अगर फाई को साइनसोइडल मानोगे तो आई एम जो है नॉन साइनसोइडल हो जाता है, अगर आई एम को साइनसोइडल मानोगे तो फाई एम नॉन साइनसोइडल होता है। एनी क्वांटिटी, एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो नॉन साइनसोइडल हो जाए, अल्टरनेटिंग तो रहेगा, नॉन साइनसोइडल हो जाता है, वहां पे हार्मोनिक्स क्या आते हैं, हार्मोनिक्स। तो इसका मेन रीजन क्या होता है, कोर का सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर, कोर गेटिंग सैचुरेट, कोर कोई सैचुरेट नहीं हो जाती, कोर इज ऑपरेटिंग या अमाउंट ऑफ करंट एंड फ्लक्स ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन। व्हाट मे बी द एफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपके आंसर की में गलत है। इसको एक्सप्लेन कर, वहां पर जो आंसर दिया हुआ है 50%, इसका क्या मतलब है, गलत है। इसका आंसर जो है हमारे पास 95% से 99%, ठीक है, 99% भी हो सकता है, 96% भी हो सकता है, ठीक है, हालांकि 96% इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जरा प्लीज, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर है, दो टाइप। पावर ट्रांसफार्मर का क्या काम है, छोटी सी चीजें समझते हैं, फिर डिटेल से हमारे पास कंपैरिजन टेबल भी, वो भी देखिए। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, रोटेटिंग लॉसेस नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस होते नहीं, केवल आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस होते हैं, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी इसका बेहतर रहता है। लॉस नहीं होगा तो एफिशिएंसी बेहतर रहेगा, क्योंकि लॉस नहीं होगा तो इनपुट पावर जितना दोगे उसका अधिकतम पार्ट जो है, मैक्सिमम पार्ट आउटपुट पावर में मिलेगा, एंड आउटपुट अगर अगर हमें मैक्सिमम मिले तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा, बहुत सीधी सी बात है। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर मतलब कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है, उसमें हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, और उस वोल्टेज को स्टेप अप करके जनरली जनरेशन 33 केवी पे या 11 केवी पे होता है, उसको स्टेप अप 400 केवी पे करके और हम आगे भेजते हैं। सो दैट हाई वोल्टेज पे स्टेप अप इसलिए करते हैं कि करंट का लेवल कम रहे, उससे हमारे पास लॉसेस, एफिशिएंसी इंप्रूव हो, लॉसेस कम हो, एफिशिएंसी इंप्रूव हो, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो, है ना, ये सब हम चाहते हैं, इसलिए हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर always operate at the rated load condition, always operated as the rated load। जनरली हम सभी जानते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की क्या कंडीशन होती है, आयरन लॉसेस जो है किसके इक्वल होने चाहिए, कॉपर लॉसेस, और कॉपर लॉसेस का इटसेल्फ फार्मूला होता है लेवल ऑफ लोड स्क्वायर इनटू फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो ये 100% लेवल ऑफ लोड पे ऑपरेट करता है, तो आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस जो है दोनों इक्वल रहते हैं एट द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आप इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो करंट का लेवल चेंज होता रहता है, करंट का लेवल चेंज होता तो आई स्क्वायर आर लॉसेस, कॉपर लॉसेस चेंज होते रहते हैं, कॉपर लॉसेस वेरिएबल रहते हैं अधिकतम और चेंज होते रहते हैं। तो हमें ऐसी कंडीशन लानी है कि आयरन लॉसेस किसके इक्वल हो, कॉपर लॉसेस के इक्वल हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन। तो कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है रेटेड लोड के 70% लोड कंडीशन पे चलता है, एक्स इक्वल टू कितना होता है 0.7, 0.7 का स्क्वायर करोगे तो लगभग 0.49 पीसीएफ। तो आयरन लॉसेस आर अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ फुल लोड कॉपर लॉसेस, 50% ऑफ फुल लोड कॉपर लॉसेस, ठीक है। एक बात ध्यान रखो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आयरन लॉसेस फुल लोड कॉपर लॉसेस का 50% होना चाहिए और पावर ट्रांसफार्मर में इक्वल होना चाहिए, है ना।
ये जो क्वेश्चन है इसको गलत तरीके से डिजाइन किया गया है। इसको इस तरीके से पूछा जाना चाहिए, व्हाट मे बी द लेवल ऑफ लोड एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो फिर x इक्वल टू 0.50% आता है और फिर आंसर की में जो आंसर दिया है डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो डी राइट होता है। यहाँ पे ये तो नहीं पूछा है कि एफिशिएंसी ट्रांसफर होता है, एफिशिएंसी इटसेल्फ वो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है। एफिशिएंसी इटसेल्फ जो है वो 95% से 100% के बीच में ही होती है ट्रांसफार्मर की, चाहे कोई सा भी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए को करेक्ट मानेंगे, मोर करेक्ट मानेंगे, सी को भी मान सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, और भी कंपैरिजन टेबल दी हुई है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन। एक्चुअली प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हमारे पास मेनली तीन टाइप, एक तो हमारे पास रिले है, रिले को आप सेंसर बोल सकते हो, उससे आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। सर्किट ब्रेकर मतलब जो इंटरप्ट करता हो, क्या करता हो, सर्किट को ओपन करता हो, सेंसर को डिटेक्टर भी बोल सकते हैं, डिटेक्शन। और फ्यूज बेचारा जो है वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। हीटिंग ज़्यादा होती है तो पहले सेंस कर लेता है, मतलब इंटरप्ट डिटेक्शन कर लेता है, और फिर खुद ही ब्रेक हो जाता है तो इंटरप्शन। तो फ्यूज ही एक ऐसी डिवाइसेज है जो सेंस भी कर सकता है और इंटरप्ट भी कर सकता है। बाकी सर्किट ब्रेकर केवल इंटरप्ट कर सकता है और रिले केवल हमारे पास सेंस कर सकता है या डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आईडीएमटी। IDMT is the nothing but the inverse definite minimum time delay। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ये लेवल ऑफ फॉल्ट करंट, लेवल ऑफ करंट। भाई कोई भी रिले जो सेंस करेगी, कल किस कंडीशन में करेगी, फॉल्ट की कंडीशन में, तो हम इटसेल्फ फॉल्ट करंट ही कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम है, तो जैसे जैसे हमारे पास एक्चुअली एक सर्टेन लेवल तक तो ऑपरेटिंग टाइम बहुत हाई रहता है, लेवल ऑफ करंट। लेकिन लेवल ऑफ करंट जब फॉल्ट करंट से आगे बढ़ती जाती है तो ऑपरेटिंग टाइम घटता जाता है। ऑपरेटिंग टाइम घट के और फाइनली जो एक ऐसी कंडीशन आती है जहां जाके फिक्स हो जाता है, उसके बाद आप लेवल ऑफ करंट को कितना ही बढ़ाओगे वो बढ़ेगा नहीं, वो डिफाइनाइट हो जाता है, फिक्स इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, इतना डिफाइनाइट टाइम लगेगा ही लगेगा। हालांकि ये बात ठीक है कि ज़्यादा हमारे पास फॉल्ट करंट का लेवल होगा तो रिले जल्दी सेंस करेगा, और कम होगा तो रिले को जो है ऑपरेटिंग टाइम जो है वो कम लगेगा, सॉरी ज़्यादा लगेगा। ये देख रहे हो, लेवल ऑफ करंट कम है, लेवल ऑफ करंट कम करोगे तो ऑपरेटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, है ना, वाई एक्सिस पे ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्स है, लेकिन डिफाइनाइट मिनिमम टाइम तो लगेगा ही लगेगा, वो उससे आप जो है नहीं गुजर, तो इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आईडीएमटी रिले। ठीक है, इसके अलावा भी आईडीएमटी में हमारे पास कई टाइप की ओवर करंट रिले होती है, इट इज द ओवर करंट रिले, है ना, डिफाइनाइट टाइम है, केवल फिक्स टाइम वाली रिले रहती है। आईडीएमटी में जैसा हमने अभी बताया ऐसा रहता है। वेरी इनवर्स में जो और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स में और ज़्यादा इनवर्स हो जाती है, और इंस्टेंटेनियस तो हाथों हाथ ऑपरेट होती है। तो देर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ दिस ओवर करंट रिले। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कोई भी फॉल्ट कंडीशन होती है तो फॉल्ट कई टाइप के हो सकते हैं। मान लीजिए थ्री फेज सप्लाई जा रही है, ये थ्री फेज ए बी सी तीन फेज है, और ये भाई सब ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ तीन फेज है, ए फेज बी फेज सी फेज। तो इनके बीच में किस टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं, दोनों लाइन आपस में टकरा सकती है तो लाइन टू लाइन फॉल्ट हो सकता है, दोनों लाइन आपस में टकरा के और ग्राउंड को टच कर जाए तो लाइन डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, एक लाइन ही सीधी ग्राउंड को टच कर जाए तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, तीनों लाइन आपस में शॉर्ट कर जाए तो ट्रिपल लाइन फॉल्ट हो सकता है, तीनों लाइन शॉर्ट करके ग्राउंड को गिर जाए तो ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। इस टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं। तो ये ट्रिपल लाइन वाले फॉल्ट जो रहते हैं थ्री फेज फॉल्ट कहलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, थ्री फेज। और ये डबल लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड, इनको बोलते हैं असिमेट्रिकल फॉल्ट या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक बात, और इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि
सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन से होते हैं? ये बात तो ठीक है कि ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड आ गई, लेकिन मतलब क्या है? मतलब ये है, जब भी फॉल्ट कंडीशन आती है ना, उससे पहले सिस्टम बैलेंस रहता है। बैलेंस का अर्थ क्या है कि करंट जो हो गए, तीनों फेज के करंट, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, आई ए, आई बी, आई सी, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, एज वेल एज इन तीनों के बीच में फेज एंगल जो है 120 डिग्री का रहेगा। कितना रहेगा? 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा, तो बैलेंस कंडीशन होती है। ठीक, अब हमारे पास जो है, अगर मान लीजिए हम ऐसा बोले कि फॉल्ट कंडीशन आ गई और उसमें किसी एक करंट का लेवल बढ़ गया, किसी एक करंट का लेवल घट गया, मैग्नीट्यूड घट गया, एंगल चेंज हो गए, 120 डिग्री नहीं रहे, तो ऐसे सिस्टम को अनबैलेंस सिस्टम बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कंडीशन होती है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का कंडीशन का मतलब ये कि फॉल्ट आने के बाद सिस्टम जो है बैलेंस नहीं रहे, अनबैलेंस हो जाए, उसको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं, और असिमेट्रिकल फॉल्ट भी बोल सकते हैं। और सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब पहले बैलेंस था, फॉल्ट आने के बाद भी बैलेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और ट्रिपल लाइन फॉल्ट जो होते हैं वो सिमेट्रिकल फॉल्ट। SF6 गैस, SF6 गैस कहाँ यूज करते हैं? SF6 सर्किट ब्रेकर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला। क्यों? क्योंकि इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या करोगे, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी का क्या करने वाले भाई? जब भी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ओपन होते हैं, एक फिक्स कॉन्टेक्ट होता है, एक मूवेबल कॉन्टेक्ट होता है, तो उनके बीच में क्या डेवलप होता है? आर्क डेवलप होता है। इस आर्क को अगर एक्सटिंग्विश कर दोगे तो सर्किट ब्रेकर जो है वो अपना काम कंप्लीट कर देगा, मतलब सर्किट ओपन हो जाएगा। इस आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए इसके बीच में जो आयन एक्टिव है उनको हमें हटाना होगा। कैसे हटा सकते हैं? एक ऐसी गैस भर दें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मैक्सिमम आयन जो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो हीट है वो उसको भी कैप्चर अच्छे से कर लेता है। ऐसे गैस है उधर गुड प्रॉपर्टी, और इसको बहुत अच्छे से हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से यूज़ किया जाता है। और ये गैस जो है लाइटर होती है, येलो कलर में होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और स्मेल जो है वो भी नहीं आती है, इसको पता ही नहीं चलता। ठीक है, हैवी होती। हाँ, ये नॉन टॉक्सिक ज़रूर होती है, सिविल की तरह। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, नॉन टॉक्सिक इटसेल्फ SF6 रहेगा, लेकिन आर्क जब एक्सचेंज करते हैं ना, तो हीट की वजह से ये डिकम्पोज हो जाती है SF4 में और SF2। तो ये जो डिकम्पोजिशन की वजह से प्रोडक्ट बनेगा, ये जो है हमारे पास टॉक्सिक, इस नेचर के होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इसलिए SF6 गैस के सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के टाइम आप नजदीक नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। ए प्रोटेक्टिव डिवाइस, a protective device which reduces the stiffness of wavefront of a surge by observing surge। ये सर्ज क्या होता है? सर्ज क्यों आता है? एक्चुअली आप देखोगे, हमने जनरेशन कर दिया, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, फिर ट्रांसमिशन लाइन होती है। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन लाइन आ गई, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, एंड सो ऑन, इसमें इस तरह से आगे। और ऐसा भी नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ कनेक्ट रहते हैं, सीटी रहता है, पीटी रहता है, रिले रहता है, सर्किट ब्रेकर रहते हैं, लाइटिंग अरेस्टर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो जब भी ट्रांसफार्मर के स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, तब क्या होता है? थोड़ी देर के लिए मोमेंटरीली हाई वोल्टेज की पीक पल्स आती है, उनको हम सर्ज बोलते हैं। यहाँ कोई लाइटनिंग नहीं गिरा है, कोई बिजली नहीं गिरी है, ये तो इसके इंटरनल, जब भी इसको ऑन करते हो या ऑफ करते हो, तब जो है एनर्जी जो है सर्ज होती है, एकदम से वोल्टेज का लेवल बढ़ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड, हमारे पास सर्ज, सर्जिस बोलते हैं। तो रियलिटी में हमारे पास ये सर्ज डेवलप होती है। इस सर्ज को, सर्ज की एनर्जी को अगर एब्जॉर्व कर दोगे, तो एब्जॉर्व क्यों करना है? क्योंकि इससे आगे जुड़े हुए जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है, इक्विपमेंट है, वो अगर उसमें ये सर्ज चली गई, हाई वोल्टेज एकदम से चला गया, उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। हालांकि थोड़ी देर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा देर के लिए रहेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो सर्ज एनर्जी को एब्जॉर्व करना है, तो सर्ज एनर्जी के लिए जो होता है हमारे पास इक्विपमेंट, दैट इज द सर्ज एब्जॉर्बर। सर्ज डाइवर्टर जो होता है, वो तो लाइटनिंग आती है उसको डाइवर्ट करके किधर कर देता है? ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द बर्डन, बर्डन का मतलब लोड होता है, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कई एग्जाम में ये बार बार बर्डन वर्ड परेशान करता है। बर्डन नथिंग बट द लोड। लोड किधर कनेक्ट हो गया? सेकेंडरी साइड। द लोड ऑफ ए प्रोटेक्टिव रिले इज द पावर, है ना?
रिले हो गया, सीटी हो गया, ये सभी जो है इनके सेकेंडरी साइड में, जैसे सीटी है, सीटी को कभी ओपन रखते नहीं है, उसकी प्राइमरी साइड केवल एक ही टर्न होता है और सेकेंडरी साइड बहुत सारे टर्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सीटी में करंट को स्टेप डाउन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या कहता है? I1/I2 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू V2/VR। हमें अगर सेकेंडरी साइड जो है I2 करंट चाहिए, I1 इंटू N1/N2। तो अगर सेकेंडरी साइड आप नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखोगे तो करंट कम रहेगा। जितने टाइम टर्न्स ज़्यादा रखोगे उतने टाइम का करंट कम रहेगा। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास ऐसा रहता है। बर्डन क्या होता है? बर्डन नथिंग बट सीटी को कभी भी ओपन सर्किट नहीं रखा जाता है ऑपरेशन में। उसके हमेशा सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्टेड होता है या रेजिस्टिव एलिमेंट कनेक्ट होता है। जो भी सेकेंडरी साइड में एलिमेंट कनेक्टेड है उसको लोड या बर्डन बोलते हैं। ठीक है? ये क्या करता है? रेजिस्टिव पार्ट एनर्जी को कंज्यूम करता है, पावर को कंज्यूम करता है, मतलब वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग होती है। तो इट इज नथिंग बट द एब्जॉर्ब बाय द सर्किट ऑफ द रिले। ठीक है? बर्डन क्या होता है? एनर्जी जो है वो रिले कर ऑपरेट, रिले या सीटीपीटी जो है उसको एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्शनल रिले हैज बेस्ड ऑन। जनरली हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में दो टाइप के एंड होते हैं, एक सेंडिंग एंड, एक रिसीविंग एंड। सेंडिंग एंड पे जनरेटर है और पावर प्लांट है, और रिसीविंग एंड पे लोड है। जनरली पावर का फ्लो किधर होता है? सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ। सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ पावर फ्लो इस तरीके से। ठीक है? अब हमारे पास कोई फॉल्ट आ गया, यहाँ फॉल्ट आ गया, ग्राउंड हो गया, तो ये पावर फ्लो, इधर वाली पावर फ्लो तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इधर वाली जो पावर फ्लो है ये भी इधर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट किसी की सगी नहीं होती। करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। उसको पहले ही मिल गया तो वो ग्राउंड में पहले जाएगा, बाद में क्यों जाएगा? और इधर भी बची कुची जो एनर्जी है वो सारी जो है इस ग्राउंड में आ जाएगी, जहाँ पे भी लो रेजिस्टिव पाथ मिल गया। तो पावर का फ्लो जो है वो रिवर्स हो रहा है। कहाँ पे? सेंडिंग रिसीविंग एंड पे। यहाँ पे हम जो है डायरेक्शनल रिले लगा दें। क्या लगा दें? डायरेक्शनल रिले, जो पावर के फ्लो के रिवर्स होने को सेंस करे। और यहाँ लगाते हैं नॉन डायरेक्शनल रिले। तो सेंडिंग एंड पे हमेशा नॉन डायरेक्शनल रिले लगाते हैं और रिसीविंग एंड पे डायरेक्शनल रिले लगाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शनल रिले क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जो है पावर के फ्लो को, रिवर्स फ्लो को हम सेंस कर पाए द फॉल्ट कंडीशन। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन करंट की चेंज होगी नहीं। सेंडिंग एंड पे तो हमेशा करंट, चाहे फॉल्ट हो या कुछ भी हो आगे, वो तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑफ पावर सेम रहेगा। तो हमारे पास जो है ये रिले जो पावर के फ्लो को डिटरमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड यूजिंग बाय टाइम ग्रेडेड एंड करंट ग्रेडेड, our current protection, distance protection, under voltage protection, both हैं। एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन में तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन भी यूज किया जाता है, मोर रिले, रिएक्टेंस रिले, इम्पिडेंस रिले, ये तीनों रिले यूज करते हैं। मोर रिले लॉन्ग लाइन में यूज करते हैं, इम्पिडेंस रिले जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो है हमारे पास रिएक्टेंस रिले यूज करते हैं। तो हम देखते हैं अलग अलग टाइप के रिले जो है, डिस्टेंस रिले, वो अलग अलग टाइप के केसेस में यूज की जाती है। इसके साथ ये तो होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन, जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है ये प्राइमरी प्रोटेक्शन। प्राइमरी प्रोटेक्शन काम नहीं करे तो हम जो आवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, टाइम ग्रेड हो सकता है, करंट ग्रेडेड हो सकता है, तो इट इज नथिंग बट द बैकअप प्रोटेक्शन। ये है ट्रांसमिशन लाइन को प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन दोनों चाहिए, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार्ज इंटरनल फॉल्ट आर प्रोटेक्टेड बाय, कोई भी ट्रांसफार्मर है या फिर ट्रांसमिशन लाइन है, उसके इंटरनली कोई भी फॉल्ट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके इंटरनली में एक रिले लगा देते हैं, इधर सेंस कर लेती है, और आउटगोइंग में भी रिले लगा देते हैं, सीटी लगी हुई होती है, वो सीटी सेंस करती है, और फिर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर दोनों के बीच में फॉल्ट होगा तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट कभी इक्वल होगी नहीं, क्योंकि मैंने बताया जहां पर भी फॉल्ट आता है करंट तो उस फॉल्ट में चली जाती है, आगे कहाँ जाएगी। सो यहाँ पर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का मतलब ये इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों को सेंस करके कंपैरेटर में लेके आना। कंपैरेटर इसको कंपेयर करेगा, और अगर आपके पास जो है डिफरेंस जो है यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब फॉल्ट है, डिफरेंस नहीं आया तो इसका मतलब फॉल्ट नहीं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना।
मर्ज पाइप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये इंटरनल फॉल्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आगे कुछ पंप के क्वेश्चन है, तो मैकेनिकल पार्ट का जो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिकल मोटर पंप, वो आप अपने आप से कर सकते हैं, डिटेल से सॉल्यूशन दिए हुए हैं इस पीडीएफ। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपके कोर्स में मिलेगी, एज वेल एज ऑल इंडिया ईजी पेपर सॉल्यूशन है जो 21 रुपीज़ का कोर्स है, वहाँ पर भी मिलेगी जब ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ मोटर है प्रोवाइड्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क मेकिंग इट सुटेबल फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो हमारे पास एसी के केस में इंडक्शन मोटर ही प्रोवाइड करती है, और इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर है जिसमें वीएफडी की मदद से आप जैसी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स लाना चाहो वैसा ला सकते हो। ठीक है, इसीलिए इंडक्शन मोटर में स्पेल की इंडक्शन मोटर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, बाकी डीसी सेंट मोटर, यूनिवर्सल मोटर, इनका अपना अपना एप्लीकेशन है, लेकिन हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं प्रोवाइड। द एफिशिएंसी ऑफ ए पंप मोटर, मोटर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? जब वो रेटेड लोड पे चले। कहाँ पे? रेटेड लोड पे। रेटेड लोड से कम चलेगी तो फिर दिक्कत होगी। एफिशिएंसी का कर्व जो लोड के साथ पता है, तो ऐसा आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, लोड के साथ इस तरह से जाके फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो लोड रेटेड वैल्यू का है, वहां पर भी आपको जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर्स यूजुअली ऑपरेट, सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर जो है जनरली इंडक्शन मोटर होती है, और इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है? वो हमारे पास लैगिंग टाइप का होता है। सी विल बी द राइट। द स्पीड टॉर्क कर्व ऑफ एन इंडक्शन मोटर यूज इन पंप इज, तो पंप में जो है हम जनरली लीन नियरली फ्लैट बियॉन्ड द रेटेड स्पीड वाली केस यूज करते हैं। तो ये देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको समझाने की जरूरत नहीं। ये आपके पास पंप का क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा थियोरेटिकल, ये सारे पंप के क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली ये पंप के क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर कल हम जो है हमारे पास अलग अलग टाइप के कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम स्किप करेंगे। जो एक्सप्लेनेशन वाले इल्यूमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीपीएमसी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम करेंगे। बाकी जो नॉन टेक्निकल वाले हैं वो आपको पीडीएफ पेपर सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जीपीएसएसबी की भी तैयारी करते रहिए, अच्छी वैकेंसी आई हुई है, anyone is there from the diploma background or D2D background. Till then, thank you so much. फिर मिलते हैं।